हम लोग डिस्कस करेंगे भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कांटेक्ट रेजिस्टेंस। पहली चीज तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर टाइम रह गया हमारे पास बच गया, ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है उसका अभी तक हमने जो रेजिस्टेंस है वो नहीं निकाला है, ठीक है, कि उसका कितना होगा कंडक्टिव रेजिस्टेंस, वो हमने अभी तक निकाला नहीं है, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस टू न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑन द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, ठीक है। पहला है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में जो सबसे पहली तुम्हारे पास प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो एक तरीके की प्रॉब्लम होगी, उसमें तुम्हारे पास यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जैसा मैंने बताया था कि the contact resistance occurs due to the asperities that is present basically on the surface or due to the surface roughness, ठीक है, and it depends on the surface roughness as well as the pressure that has been applied for the contact of these two surfaces। तो प्रेशर पे भी काफी ये डिपेंड करता है कि प्रेशर तुमने दोनों सरफेस को होल्ड करने के लिए कितना अप्लाई किया हुआ है। अगर प्रेशर ज्यादा कर दोगे तो भाई जो फिल स्पेस है वो थोड़ा भर जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है सरफेस रफनेस पे, ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो दो तरीके के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। एक न्यूमेरिकल में तुम्हें टेम्परेचर ड्रॉप फाइंड आउट करना पड़ सकता है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से कितना टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना पड़ सकता है। दूसरा तुम्हारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना पड़ सकता है विद एंड विदाउट कांटेक्ट रेजिस्टेंस। अगर हम कांटेक्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो कितना हीट फ्लो आएगा, अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करते हैं तो कितना हीट फ्लो आएगा, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्टली हम कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे इसमें, और फिर बाद में हम हीट फ्लो निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है, देखो। द टू लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, दो बहुत बड़ी भाई एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है 240 वाट पर मीटर केल्विन, ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक। जो थिकनेस है वो दी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है दो एल्यूमिनियम प्लेट की, विथ 10 माइक्रोमीटर सरफेस रफनेस। जो सरफेस रफनेस है उस एल्यूमिनियम प्लेट की वो दी हुई है, ठीक है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट अंडर प्रेशर ऑफ 1 बार, मतलब 1 बार का प्रेशर लगा के हमने दोनों जो दो प्लेट्स होंगी उनको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। विथ द थर्मल कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू 0.26 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये दिया हुआ है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है एयर के बीच में, देखो दोनों सरफेस होंगी, दो सरफेस होंगी, उसके बीच में एयर भरी हुई होगी, ठीक है। तो एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो दी हुई है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें थर्मल कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। द टेम्परेचर एट इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस आर 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एल्यूमिनियम की एक प्लेट होगी, ठीक है, उसके बाद फिर बीच में दोनों को होल्ड किया होगा लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप होगा एयर का, उसका दूसरी साइड का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 150 है। एक साइड का सरफेस का टेम्परेचर 400 है, दूसरी साइड का 150 है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द heat flux and the temperature drop due to the contact resistance। heat flux means the heat flow per unit area हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा है। तो डायग्राम देखो इस तरीके का कुछ तुम्हें डायग्राम जो है दिखेगा, ठीक है। ये है, जैसे देख सकते हो पहली प्लेट हमारी ये वाली है, दिस इज T1, दिस T1 इज फर्स्ट प्लेट, ठीक है। ये जो T1 टेम्परेचर दिया हुआ है और इधर का जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये दिया हुआ है T2, ठीक है। तो यहाँ का दिया हुआ T1 की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, यही 400 है, और T2 की वैल्यू दी हुई है 160, ठीक है। और दोनों को ऐसे होल्ड किया होगा 1 बार प्रेशर से, और बीच में ये वॉइड्स बन रहे हैं। इन वॉइड्स में जो वॉइड्स हैं इनमें एयर भरी हुई है, कुछ पॉइंट इनके कांटेक्ट में भी है, वो तो स्पॉट कांटेक्ट है। ये स्पॉट कांटेक्ट दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, ये स्पॉट कांटेक्ट है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें ये जो कांटेक्ट वाले वो स्पॉट कांटेक्ट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो हीट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है द टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू द कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि टेम्परेचर ड्रॉप जो होता है बहुत सडन या इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से, जो हमारा प्लेट है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, मतलब दोनों के जो सरफेस का एंड होगा, ये सरफेस का एक सरफेस का एंड और ये दूसरे सरफेस का एंड, जो दोनों कांटेक्ट में, तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है और उसकी वजह होती है हमारी कांटेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। द गिवन क्वांटिटी इज द 2 large aluminum plates are in contact where the thermal conductivity of aluminum is given, ठीक है। जो हमारे पास एल्यूमिनियम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है के, ठीक है। तो हम लोग इसको इस पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ वैसे ही, ठीक है। फॉर रेफरेंस आई एम ड्राइंग द डायग्राम, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस। ये ज्यादा भी एक्सप्रेटिव होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वैसे ही बना दे रहा हूँ, पर तुम लोग समझ जाना कि भैया बीच में यहाँ पे गैप या ज्यादा होगा, गैप हो सकता है, गैप नहीं भी हो सकता है। 2 प्लेट है, ठीक है। ये 2 प्लेट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है, T1 की वैल्यू दी हुई है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ का जो है, ठीक है, इसने अपने आप ही इसको सही कर लिया है, तो इसको मैं थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से होगा। दोनों सरफेस के बीच जो प्योर कांटेक्ट है वो नहीं आएगा, अगर जूम से देखेंगे, जूम व्यू से देखेंगे। और ये जो है हमारे बीच में वॉइड्स आएंगे, ठीक है, इनमें एयर फिल रहेगी इन वॉइड्स में, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये भी दिया हुआ है। लेट मी कॉल द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस टू बी T2 एंड दिस T2 इज गिवन एज 160 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज गिवन, ओके। एंड द लेंथ इज सेम, लेंथ इज गिवन, लेंथ दिया हुआ है हमारे पास। मैं L मान लेता हूँ अभी, इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, ठीक है। दोनों प्लेट्स की जो लेंथ है वो L है। हीट इसमें इधर की डायरेक्शन में मान लेते हैं कि फ्लो हो रहा होगा Q, ठीक है, और निकल भी इधर से ही रहा होगा Q, ठीक है। ये हीट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से ये एंटर कर रहा होगा, इधर से निकल रहा होगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये निकालना है कि यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर होगा उसको मैं मान लेता हूँ TC1, ठीक है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको मैं मान लेता हूँ TC2, ठीक है। ये यहाँ पे और इस सरफेस में ये जो टेम्परेचर का है वो ड्रॉप होता है, तुम लोगों को पहले भी मैंने बताया है, ठीक है। अगर वैसे इसका डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर बोले, मान लो ये तुम्हारा T1 है, ठीक है, तो T1 से यहाँ पे आएगा TC1 तक, ठीक है। ये तुम्हारा TC1 तक आया, TC1 से एकाएक घट के टेम्परेचर हो जाएगा TC2 कांटेक्ट रेजिस्टेंस वाली जगह पे, और फिर ये हो जाएगा हमारा T2, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये कांटेक्ट वाली जगह का टेम्परेचर है। तो कांटेक्ट वाली जगह में ये जो टेम्परेचर है वो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वेरी करता है, एकाएक इंस्टेंटेनियसली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो टेम्परेचर है वो कितना घटेगा, मतलब TC1 माइनस TC2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो जो चीजें दी हुई है। पहला तो हमारे पास इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है K की वैल्यू दी हुई है कितनी, 240, ठीक है। तो 240 ले लेते हैं भाई इसको, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 240, ठीक है। तो ये 240 दिया हुआ है। लेंथ की वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, लेंथ की वैल्यू दी हुई है। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01 मीटर हो गया, ठीक है। मीटर में हमने कर लिया इसको, ठीक है। जो हमारे पास सरफेस रफनेस है उसकी भी वैल्यू दी हुई है, हालांकि सरफेस रफनेस का यहाँ पे हमारे पास यूज होने वाला है नहीं, ठीक है। फिर भी हम लिख देते हैं जो सरफेस रफनेस की वैल्यू है, LA लिख दे रहा हूं मैं। सरफेस रफनेस की जो वैल्यू है वो दी हुई है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे हमें, ठीक है। और T1 T2 तो इसमें लिख ही दिया है, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एयर की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, के एयर, के ए लिख रहा हूँ, के एयर को, जो ये बीच में फिल है, इस वॉइड में एयर भरी है, और इस एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो दी हुई है 0.026 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये सारी चीजें भाई दी हुई है, ठीक है। और हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला तो हमें कैलकुलेट करना है हीट फ्लक्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हीट फ्लक्स, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू कांटेक्ट रेजिस्टेंस। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसका जो थर्मल सर्किट है वो हम बना लेंगे, ठीक है। तो थर्मल सर्किट मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ, इसके नीचे में बना देता हूँ थर्मल सर्किट, ठीक है।
तो इसका थर्मल सर्किट अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा इसका थर्मल सर्किट। लेट मी कॉल दिस टू बी टेम्परेचर T1, ठीक है। और उसके बाद T1 से TC1 तक आने के बीच में हमारे पास एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा सरफेस है हमारे पास, स्लैब की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस मानेंगे, और ये TC1 हो गया हमारा, ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस 1 का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास TC2 होगा, ठीक है। TC1 और TC2 के बीच टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा होगा, जो हमारा कौन सा रेजिस्टेंस होगा, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होगा। तो लेट मी कॉल दिस टेम्परेचर टू बी TC2, और यही हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद TC2 से लेकर T2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस होगा, जो होगा हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये हम मान लेते हैं T2, ठीक है। ये हमारा TC2 है, ठीक है, और ये T2 है, इसके बीच हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। लेट मी कॉल द वैल्यू ऑफ दिस टू बी R1, ठीक है, दिस टू बी R2 एंड दिस टू बी R3। ये कौन सा है, यही हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट की वजह से आया, जो कॉन्टेक्ट हमारा पूरा 100% नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में कुछ वाइड होते हैं, उसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे भाई, देखो दोनों की लेंथ सेम है। अगर यहाँ पे देखें तो इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ हमारे पास L है, दोनों जो सरफेस है हमारे एल्युमिनियम वाले उनकी लेंथ सेम है, तो इन दोनों की जो थर्मल जो इनका रेजिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की सेम मानिए, मतलब R1 की वैल्यू और R3 की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। तो R1 की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, R3 की भी वैल्यू होगी, वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो R1 विल बी इक्वल टू R3, और ये तुम्हें पता ही है क्या होता है, ये होता है हमारा लेंथ अपॉन, ठीक है, L बाय Ka होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, L बाय Ka होती है, ठीक है। तो L बाय हम इसको ले लेते हैं Ka, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं, L लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, लेंथ हमारे पास 0.01 है, तो 0.01 ले लेता हूं मैं इसको। के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 240, ठीक है। एरिया हमें मालूम नहीं है, तो एरिया को हम ए ही ले लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ये मैं बोल देता हूँ दिस इज आवर, या इसको थोड़ा अगर सॉल्व करोगे तो कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा, दिस विल बिकम 4.167 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, केल्विन पर वाट आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हम मान लेते हैं कि एरिया हमारा ए ही है, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्वांटिटी ऊपर ले गए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R1 और R3 की, ठीक है। तो R1 और R3 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है उसकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर टेबल से पढ़ना पड़ेगा। कई बार देखो ऐसा होगा कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस तुम्हें या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर तुम्हें टेबल से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअली जो कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी कि इसमें कितना एरिया कॉन्टेक्ट में है और कितना एरिया कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ये चीज यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये गिवन नहीं है तो फिर तुम्हें टेबल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसने यहाँ पे ये दिया हुआ है तुम्हारे पास सरफेस रफनेस की वैल्यू, ठीक है। तो वो मैं टेबल अभी तुम्हें दिखा दूंगा, अभी तुम सीधा समझ जाओ कि जो सरफेस रफनेस अगर 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो उस केस में जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस हमारा आता है, एक मैं टेबल तुम्हें दिखा दूंगा कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये टेबल तुम्हें HMT की एक डेटा बुक आती है उसमें मिल जाती है, ठीक है, वहां से तुम ये कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू उठा सकते हो। तो जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस आएगा फॉर द 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर ऑफ सरफेस रफनेस के लिए जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज 2.75 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, केल्विन पर वाट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, ओके। तो ये हमारे पास जो है कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, हीट फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हीट फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हीट फ्लक्स, एज यू नो द हीट फ्लक्स इज गिवन बाय Q बाय A होता है। बेसिकली जो हमारा हीट फ्लक्स होता है वो होता है Q बाय A, ठीक है। तो अगर Q की मैं बात करूं, Q को हम लोग क्या लिखते हैं,
क्यू को हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी, जो ओवरऑल होता है, जो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर टोटल। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वांटिटी यहाँ पे लिखना चाहूं, ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखूंगा कि यहाँ पे देखो, ये जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है ये हमारा अभी पर यूनिट एरिया में नहीं रहता है, ये इस जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे ए भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू रहती है हमारे पास, ये रहती है एक्चुअली मीटर स्क्वायर केल्विन पर वाट में। ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा अभी तुम लोगों को टेबल। ठीक है, तो इसमें एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसमें एरिया भी आएगा। ठीक है, नीचे एरिया भी आएगा। ठीक है, वो भी वैसे ही निकालेंगे जैसे ये एल अपॉन के निकाल रहे हैं, इसी तरीके से निकलेगा कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, तो ए भी आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू रहती है ये रहती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी तुम्हें मालूम ही है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 400 हमारे पास इस साइड का टेम्परेचर है, और 160 हमारे पास ये दूसरी साइड का टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 400, ठीक है, माइनस 160। ठीक है, ये तो लिख दिया हमने डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय आर टोटल। अब आर टोटल देखो क्या होगा, आर टोटल की अगर मैं बात करूं तो इसको हमने क्या माना है R1, ठीक है, इसको माना है R2, और इसको माना है R3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज R2, आर कॉन्टेक्ट जो हमने निकाला है, दिस इज R2। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। ठीक है, क्योंकि सीरीज में है सारे, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू तुम्हें पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अगर तुम पुट करते हो, ठीक है, तो पुट करोगे सारी वैल्यू, तो ये 400 है माइनस 160। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू ये है हमारे पास 4.167। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, प्लस R2 कितना है हमारा, R2 ये है 2.75, ये मैं टेबल तुम्हें दिखा दूंगा अभी, 2.75 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा ये भी। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट रहती है, वो रहती है मीटर स्क्वायर केल्विन पर वाट में। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास है R3 भी सेम है। R3 की वैल्यू अगर देखोगे तो R1 इक्वल टू क्या है, R3 है, तो R3 की वैल्यू डाल देंगे 4.167 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें हीट फ्लक्स चाहिए। हीट फ्लक्स का मतलब Q बाय ए चाहिए, तो ए को ऊपर ले जाएंगे और इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ए को अगर ऊपर ले जाओगे तो इस इक्वेशन को लिख दोगे Q इज इक्वल टू, ठीक है, ये 400 माइनस 160, 400 माइनस 160 तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसको तुम लोग देख लेना कैलकुलेट करके कितना आएगा। ठीक है, 400 माइनस 160 जो भी है, 160 नहीं है, कितना आएगा, 240। 240, ये 150 है एक्चुअली। ठीक है, 150 ले लो इसको, क्वेश्चन में ये 150 दिया हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, 250। 250, तो ये 250 आ गया। ठीक है, और नीचे ये जो क्वांटिटी है ये समेशन करके आएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ये समेशन करके नहीं, समेशन करके भी मेरे पास नहीं है, तो तुम एक काम करना, इसको समेशन तुम कर लेना, जो भी क्वांटिटी आएगी बताओ मुझे, या तो समेशन करके कितना आ रहा है ये। ठीक है, ओवरऑल टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऊपर चला गया। ठीक है, ये नीचे वाली क्वांटिटी कितनी आ रही है, ये 10⁻, एक मिनट, ये जो है हमारा, ये जो वैल्यू आ रही है ये 10⁻⁵ है, यहाँ पे, यहाँ 5 ऐड करना बेटा, इस सब में 5 कर लो, यहाँ पे भी 5 कर लो, ये 5 आएगी, 10⁻⁻5 आएगा। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके बताओ मुझे, 4.16 इंटू 10⁻⁵, 4.16 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2.75 इंटू 10⁻⁻4 कितना आ रहा है,
35.834 10 raised to power minus 5. 35.834 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 5. 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये देख लेना तुम लोग भाई, क्वांटिटी तुम लोग सही कैलकुलेट करना। मैं वैसे सॉल्यूशन के साथ तुम्हें ये जो न्यूमेरिकल है सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये देख लेना। अब यहां से तुम जो है Q बाय ए, जो हीट फ्लक्स पूछा हुआ है वो हीट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q बाय ए होती है। तो Q बाय ए तुम निकाल लोगे, 250 डिवाइडेड बाय ये जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी 35.834 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है तुम्हारी 2.79 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यू आर गेटिंग दिस टू बी एज हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स तुम्हें मिल रहा है वाट पर मीटर स्क्वायर में 2.79 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ये हमारी हीट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हीट फ्लक्स की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो तुम्हें ये पता है कि जो Q है इस सर्किट में जो Q फ्लो कर रहा है वो तो सेम है भाई। यहां से भी इस रेजिस्टेंस से भी Q गुजर रहा है, इस रेजिस्टेंस से भी Q ही जा रहा होगा, और इस रेजिस्टेंस से भी Q ही जा रहा है। ठीक है, तो ये जो Q वाली इक्वेशन है मैंने पहले भी बताया था कि फॉर द स्टडी स्टेट इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट दिस Q विल बी सेम। ठीक है, तो Q अगर सेम है तो इसका मतलब इसको हम कहीं से कहीं के बीच भी हम लगा सकते हैं। मतलब TC1 और TC2 के बीच भी ये जो Q है इसको हम लगा सकते हैं। तो Q इजिकल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इजिकल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या Q बाय A अगर लिखना चाहो तो Q बाय A भी लिख सकते हो। ठीक है, उस केस में एरिया सीधा नहीं आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो Q बाय A की वैल्यू अगर लिखोगे तो Q बाय A की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो क्या, जो डेल्टा टी टोटल होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आर टोटल। ठीक है, तो डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी बेसिकली जिस टेम्परेचर डिफरेंस के बीच तुम लगाओगे उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हो। तो अगर मैं TC1 और TC2 के बीच लगाता हूं इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं TC1 माइनस TC2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे ये ध्यान रखना इसमें हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एरिया ले लो, या तो फिर अगर एरिया लेना है तो फिर एरिया ले सकते हैं। ठीक है, या एक काम करो, इसको एरिया यहाँ से हटा ही देता हूं मैं, क्योंकि हमने ये क्वांटिटी कैलकुलेट की हुई है, हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, ये आ जाएगा 35.883 या जो भी है। ये गलत है, ये गलत आ रहा है, 1.107 आ रहा है। कौन सा गलत आ रहा है, ये वाला कितना आ रहा है, चैट में डाल 1.107 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 4 आ रहा है। yes, अब फिर ये सही आ रहा है, ये सही है, देखो ये 2.79 सही आ रहा है ना। यस सर, तो ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है आर, इसके बीच जो आर अगर हम इसके बीच लगाएंगे TC1 और TC2 के बीच, तो इसके बीच में क्या आएगा, ये R2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर Q की वैल्यू लिखेंगे तो TC1 माइनस TC2, तो हमें यही तो निकालना है, यही पूछा हुआ है कि भाई कितना जो है डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में, कितना ड्रॉप होगा ड्यू टू द कांटेक्ट रेजिस्टेंस अपॉन R2। R2 क्या है तुम्हारा, कांटेक्ट रेजिस्टेंस, जो अभी हमने बताया था तुम्हें कि ये टेबल में मिलेगा, टेबल में अभी दिखा दूंगा। R2 की जो वैल्यू है दैट इज 2.75 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो R2 की जो वैल्यू है, R2 की जो वैल्यू है वो ले लो 2.75 इंटू 10 पावर माइनस 4, 2.75 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो अब क्या करो, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी Q की वैल्यू। ठीक है, तुम Q बाय A ले लो, तो Q बाय A तुम्हें पता है ऑलरेडी, तो Q बाय A को क्या लिख सकते हैं, TC1 माइनस TC2 डिवाइडेड बाय A। ऊपर ले जाओगे तो A को हमने इधर ले आए, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2.75 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगी क्वांटिटी, और ये तुम Q बाय A ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, इतना आया, कितना आया, 2.79 इंटू 10 पावर 4 आया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल दोगे, इसकी वैल्यू कितनी डाल देंगे, जो Q बाय A की वैल्यू है इसको तुम डाल दोगे 2.79 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये Q बाय A तुम्हारे पास पता था। ठीक है, Q बाय A की वैल्यू डाल दी, और इज इक्वल टू TC1
माइनस TC2 डिवाइडेड बाय 2.75 इंटू 10⁻⁴, और फाइनली आ जाएगा TC2 माइनस TC1 आ जाएगा। ठीक है, सब जगह यहाँ पे तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड लगा हुआ है, तो इसलिए ये जो T आएगा ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, ये TC1 माइनस TC2, या ये कह सकते हैं कि यही है हमारा टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 7.67 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेम्परेचर का ड्रॉप है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, तो ये वाली इक्वेशन यूज करके निकालनी है। ठीक है, और अगर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, अभी जो दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एरिया दिया हुआ है कि कितना वॉइड से फिल हो रहा है और कितना स्पॉट कॉन्टैक्ट है, तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिया है एरिया तो उस केस में तुम्हें टेबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो टेबल मैं तुम्हें दिखा देता हूं, अगर टेबल तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, ये टेबल तुम्हें मिल जाएगी किसमें, हीट एंड मास ट्रांसफर की भी एक डेटा बुक आती है, उस डेटा बुक में ये जो टेबल है वो मिल जाएगी, वहां से तुम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तुम ढूंढ सकते हो जो भी सरफेस रफनेस होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं वो टेबल तुम लोगों को दिखा देता हूं कि वो टेबल कौन सी है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल में देख सकते हो क्या लिखा है, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, ये देखो थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस फॉर एल्युमिनियम एल्युमिनियम इंटरफेस। ठीक है, मतलब एक एल्युमिनियम का अगर दूसरे एल्युमिनियम के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो, ठीक है, विद डिफरेंट इंटरफेसियल फ्लूइड्स हैविंग 10 माइक्रोमीटर सरफेस रफनेस अंडर 1 बार। तो हमारे पास यही कंडीशन सेम दी हुई है, क्या 10 माइक्रोमीटर और 1 बार का कॉन्टैक्ट प्रेशर दिया हुआ है, तो इसके लिए बीच में यहाँ पे क्या भरा है, एयर भरा है, तो एयर के लिए देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, 2.75 इंटू 10⁻⁴ यूनिट। ध्यान रखना है यहाँ पे ये एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, डिवाइडेड बाय एरिया भी इसमें हमने करा हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मीटर स्क्वायर पहले ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, डिवाइडेड बाय ए हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये 2.75 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। अगर हीलियम भरा होता तो 1.05 इंटू 10⁻⁴ लिखते। ठीक है, एक तो ये टेबल होती है, दूसरी टेबल में मैं तुम्हें यहाँ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की दिखाना चाहूंगा, अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो ये भी टेबल तुम्हें मिल जाती है वहां पे, जो तुम्हारा डेटा बुक होती है इसकी। ठीक है, इसका यूज डेटा बुक का भी है, एक दो जगह तुम्हें अभी डेटा बुक का इसका यूज आएगा। ठीक है, तो दूसरा जो है तुम्हारे पास ये टेबल मिल जाती है जिसमें जो टिपिकल वैल्यू है वो एक रेंज में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। कॉन्टैक्ट प्रेशर 1 बार के लिए जैसे अगर एल्युमिनियम है तो 0.15 से लेके 0.005 तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें नहीं दिए, तो इसके बीच की रेंज ले सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही मिलेगी, उसके अलावे तुम्हें कोई टेबल नहीं मिलेगी, या तो फिर उसको देना पड़ेगा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें निकालना ये था कि टेम्परेचर ड्रॉप, जो सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो कितना था, वो हमने निकाल लिया इसमें। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा। अब हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई। सर एक बार वहीं पे खोलना स्लाइड वाली, सब जहाँ पे सर TC1 माइनस TC2 निकाला था हमने, ये रहा, बताओ। सर हाँ सर, यहाँ आर टोटल की जगह आपने R2 कैसे लिख दिया, ये टोटल रेसिस्टेंस R2 कैसा हो गया? देखो, ये जो हीट की इक्वेशन लगाई है, हीट फ्लो की इक्वेशन, ठीक है, ये हमने बस किसके किसके बीच लगाई है, TC1 और TC2 के बीच लगाई है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था ना तुम लोगों को कि ये जो हीट की इक्वेशन है वो कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगाइए, बस इन दोनों के बीच लगाइए। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर हीट फ्लो की इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, Q बाय A इक्वल टू क्या लिखोगे, जो डेल्टा T है इन दोनों के बीच, डिवाइडेड बाय क्या, जो इन दोनों के बीच का क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का देखो, यहाँ इन दोनों के बीच का डेल्टा T कितना, TC1 माइनस TC2 है, तो TC1 माइनस TC2 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे इनके बीच का रेजिस्टेंस है वो आएगा। ठीक है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, R2। जैसे करंट फ्लो करता है वैसे ही हीट फ्लो करती है। अगर ये करंट होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ वोल्टेज V1 होता, यहाँ V2 होता। ठीक है, और वोल्टेज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय क्या लिखते तुम,
रेजिस्टेंस लिखते, ठीक है। तो वोल्टेज की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आ रहा है। स्टडी स्टेट है ना, स्टडी स्टेट के केस में जो हीट फ्लो है वो सेम है। हीट देखो, अगर हीट की मैं बात करूं तो हीट यहाँ पे जो इंटर कर रही है यहाँ से वही हीट फ्लो कर रही है पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है। इस पूरी स्लैब में जा रही है, फिर इस स्लैब यहाँ पे कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस से गुजर रही है, फिर दूसरी स्लैब से जा रही है, फिर ये बाहर निकल रही है, ठीक है। क्लियर है? सर ये जो टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रखा ना ऊपर, हाँ, सर इसमें भी मुझे दिक्कत लग रही है सर, ये सही नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ। सर ये 35.834 ही आएगा। ये क्योंकि 35 सर पॉइंट, ये तो कॉमन आके ऊपर चला गया ये सबसे, हाँ हाँ तो फिर ये दो टर्म सेम ही है, 4.167 हाँ, टेन और रेज टू पावर -5, 4.167, ठीक है। ये तो ट्वाइस हो जाएगा। और ये 27.5 टेन रेज टू पावर -5 कर देंगे इसे भी, हाँ हाँ, और ये 8 आएगा अप्रोक्सीमेटली। आप सोचो 4 + 4 8, और 27 + 8 8 35 ही बैठता है सर। सही में बीच वाला -4 है, बाकी -5 है ना, हाँ बाकी -5 है। तो यार इसलिए वैल्यू बस तो, वो हो जाएगा। वैल्यू तुम लोग देख लेना, वैल्यू तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। R1 की तुम अपना देख लेना क्या आ रही है, R2 की क्या आ रही है, R3 की क्या आ रही है, ठीक है। मेरे पास अभी वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है नहीं तो मैं कैलकुलेट कर देता यहाँ पे, ठीक है। तो वो तुम देख लेना क्या आ रही है, लेकिन क्वांटिटी यही आएगी विद सॉल्यूशन। तुम्हें ये जो है मैं भेज दूंगा और मैच करा लेना जो वैल्यू है, ठीक है। सॉल्व ऐसे ही होगा, ठीक है। R1 R2 और R3, ठीक है। एक तो टोटल क्यों निकालेंगे, टोटल जो हमारा, एक तो टोटल मतलब नेट टेम्परेचर जो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस होगा उससे हम निकालेंगे Q/A की वैल्यू, वही तुम्हारा हीट फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सीधा जो वो है वो हमने लगाया है T1 और T2 के बीच में, ये जो Q लगाया है ये T1 और T2 ओवरऑल टेम्परेचर के बीच में लगाया है। तो डेल्टा T ओवरऑल आ गया डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, तो सीरीज में R1 + R2 + R3, ठीक है। उसमें से R2 तुम्हारा R कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो बस R1 R2 और R3 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। और फिर इसको जो है आगे हमने सॉल्व कर दिया। बताओ कोई दिक्कत हो तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना इसको, इसको देख लेना एक बार कैलकुलेट करके यार, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं कैलकुलेटर, नहीं तो मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बता देता है इसकी वैल्यू आएगी कितनी एग्जैक्टली। सर मैंने कैलकुलेटर से ही करा ये, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो फिर अगर ये 35 आ रहा है तुम्हारा, तो ये वैल्यू यही आ रही है फिर 2.79 इंटू 10⁴ ये बताओ फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। इसे मैं देख लेता हूं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। मैं अगर 250 को डिवाइड कर देता हूं 35 इंटू, नहीं तो फिर हीट प्लस की तो वैल्यू तुम्हारी अलग आ रही है। अगर ये 35 आएगा तो ये हीट प्लस की वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा 4.616 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है।
हाँ देख लेना भाई, ये वैल्यू मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत आ रही है, ठीक है। ये इनका जो कैलकुलेशन है वो कुछ गलत है, ठीक है। ये जो क्यू की वैल्यू है ये डिफरेंट आ रही है, 2.79 नहीं आएगी। यस सर। हाँ, तो ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 2.79 नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग ये तुम जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू वही लेना जो आएगी एग्जैक्टली। एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है क्यू की, वो मेरे पास मैं बता देता हूँ कितनी आ रही है। वो तुम्हारी आ रही है 697661, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, ये यस जो सर, वैल्यू यही है है। ये आ रही है 697661, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक, 697 सॉरी 697739 आर, ठीक है। 6977739.325 ये आएगा, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये अगर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे भी यही लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लेते हो वैल्यू तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू हमारी 6977739.325 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा टी जो आएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू आई है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 69773.325 multiplied by 2.75 into 10 raised to the power -4। तो ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा टी की, ये देख लेना, ये आएगी तुम्हारी 19.18, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड ये आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है, ये चेक कर लेना भाई तुम लोग, एक बार सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे न्यूमेरिकल के। तो जो सेकेंड न्यूमेरिकल है ये है हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ये दिया हुआ है कि अ लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर रिफैक्टोरी ब्रिक, ठीक है, मतलब जो ईट की एक लेयर है, ठीक है, वो दी हुई है कि उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो दी हुई है कि 2 वाट पर मीटर केल्विन दी हुई है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन 2 4 mm थिक स्टील, ठीक है। मतलब दो प्लेट है स्टील की, उसके बीच में एक जो लेयर किसकी लगनी है, ईट की लगनी है, ठीक है। दो स्टील की प्लेट के बीच में एक लेयर ईट की लगनी है, ठीक है। स्टील प्लेट की कंडक्टिविटी दी हुई है 40 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। द बोथ फेसेज ऑफ ब्रिक आर एडजेसेंट टू द प्लेट हैव रफ सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है कि द बोथ फेसेज ऑफ ब्रिक, मतलब दो फेसेज होंगे भाई, बीच में हमने क्या रखा है, ईट लगाई है, ठीक है। तो एक साइड एक स्टील प्लेट से कांटेक्ट होगा उसका और दूसरी साइड दूसरी स्टील प्लेट के साथ कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि द बोथ फेसेज आर एडजेसेंट सॉलिड कांटेक्ट विथ 20% ऑफ एरिया दिया हुआ है कि जो मतलब जो हमारे पास ईट है, ठीक है, वो 100% एरिया के कांटेक्ट में नहीं है, ओनली 20% जो ईट का एरिया है वही कांटेक्ट में आ रहा है। मतलब जो 80% एरिया होगा वो किससे फिल्ड होगा, वो एयर से फिल्ड होगा, ठीक है। 20% जो एरिया है हमारा ईट का वही कांटेक्ट में आ रहा है बीच में, और बाकी जो है हमारा एरिया वो किसके कांटेक्ट में है, वो हमारे एयर है, बीच में एयर फिल है। अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा। वेयर द एवरेज हाइट ऑफ एस्पिरिटीज इज 1 mm, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ एस्पिरिटीज यहाँ पे दी हुई है हमारे पास की 1 mm है, ठीक है। द लोअर आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टील प्लेट आर 400 and 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, मतलब यहाँ रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया मतलब वही हीट फ्लक्स निकालना है, ठीक है। Assume that the cavity area is filled with air having a thermal conductivity 0.02, तो जो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 0.02, ठीक है। और दूसरा इसने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो इफ द फेसेज ऑफ ब्रिक आर स्मूथ एंड हैव सॉलिड टू सॉलिड परफेक्ट कांटेक्ट ओवर एंटायर एरिया, ठीक है।
तो इसका मैं तुम्हें पहले डायग्राम दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो पहला जो केस है, पहले केस में तो इसने ये बोला कि आपको ये लेना है कि 20% बस ब्रिक कांटेक्ट में है और 80% वॉइड है, उसमें 80% हमारी एयर फील्ड है, ठीक है। और दूसरा इसने बोला हुआ है कि ये मानना है कि स्मूथ सरफेस मानना है। स्मूथ सरफेस का मतलब ये हुआ परफेक्ट कांटेक्ट मानना है। परफेक्ट कांटेक्ट का मतलब 100% वो किसमें कांटेक्ट में है, 100% जो ब्रिक की लेयर है वो स्टील के कांटेक्ट में है दोनों साइड से, ठीक है। तो जो इसका डायग्राम है वो मैं दिखा देता हूं, ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। एक स्टील की प्लेट लगी है इधर, ठीक है, एक दूसरी स्टील की प्लेट लगी है, ठीक है, बीच में ईंट लगी है, ठीक है, ये ईंट है बीच में, रिफैक्ट्री ब्रिक्स, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि जो ईंट है, ठीक है, वो दोनों साइड से स्टील के कांटेक्ट में, इस वाली प्लेट के भी कांटेक्ट में है, इस वाली प्लेट के भी कांटेक्ट में है और इस वाली प्लेट के भी कांटेक्ट में है, ठीक है। तो हमने इसने जो बोला है, इसने ये बोला है कि ईंट का बस 20% जो एरिया है, ठीक है, वही हमारा किसके कांटेक्ट में है, वही हमारा स्टील के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये 20% जैसा लग रहा होगा, बाकी जो एरिया है उसमें क्या फील्ड है, उसमें एयर फील्ड है, क्योंकि वो प्लेन नहीं होगा, सीधी सी बात है। ईंट जो होगी ये तो तुम्हें मतलब आसान करने के लिए, तुम्हारे जो विजुअलाइजेशन है उसको आसान करने के लिए इसने ऐसा डायग्राम बना दिया, लेकिन एक्चुअली में तो वैसा ही होगा जैसा हमारा दिखता है। वो एवरेज हाइट ऑफ रफनेस जो होती है, कभी पीक होगा, कभी डाउन होगा, कभी पीक होगा, कभी डाउन होगा। तो उसमें से जो 20% है वो कांटेक्ट में आ रहा होगा टोटल, और 80% में एयर फील्ड होगी, ठीक है। तो ये आसान बनाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया है कि ये तुम्हें लगे कि हाँ ये 20% है, ये 4 1 2 3 4 5 जगह को मिला के ये 20%, ये टोटल एरिया जितना होगा ये पूरे लंबे वाले सेक्शन का, इसका 20% ये ईंट फिल कर रहा है, और 80% जो है वो कौन फिल कर रहा है, एयर फिल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखोगे जैसे 1 माना हुआ है स्टील प्लेट को, 1 माना हुआ है स्टील प्लेट को, दोनों स्टील प्लेट को 1 मान लिया है, ठीक है। एयर को हमने माना हुआ है 2, मतलब एयर की जो रेजिस्टेंस होगी या जो भी चीजें होंगी उसको हम 2 से डिनोट करेंगे, और जो ब्रिक है उसको हमने माना हुआ है 3, मतलब ब्रिक का जो रेजिस्टेंस होगा उसको R3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने एक वो डाल रखा है यार क्विज, ठीक है, टाइम ऑलरेडी ओवर हो रहा है, तो क्विज मैंने डाल रखा है, वो क्विज तुम लोग अटेम्प्ट कर लो, तुम्हारे पास लिंक आ गया होगा, ठीक है। तो वो क्विज जरा अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। टाइम वैसे बचेगा नहीं मुझे लगता है।